चलिए जहाँ तक हुआ था अब उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है, यक्स 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब यक्स को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है? ऑप्शन है 8, 2, 3, 7। अब बात करें अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, लेकिन 100 क्या है? 100 एक भाज्य संख्या है, तो हमें इसके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके आगे 101 जो है एक अभाज्य संख्या है, केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा 101 से, और किसी से नहीं कटता, क्योंकि ये पहाड़े में नहीं आता। तो ये 101 क्या है? अभाज्य संख्या। जाहिर सी बात, जो पहाड़े में नहीं आता वो सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब कह रहा है कि इसमें 11 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो 11 से जब इसमें भाग दिया जाए, 11 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे 101 में, 11 9 बार जाएगा, तो यहाँ से शेषफल कितना आ रहा है? 2। शेषफल 2 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हुआ? बी पार्ट, इसमें 2 हो जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 8 हो तथा उनके वर्गों का अंतर 144 हो। यहाँ पे है रहेगा 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 8 है तथा उनके वर्गों का अंतर 144 हो, तो उनका योगफल क्या है? अब 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग अंतर 8 है। मान लीजिए 2 धनात्मक x और y है। अब इनका अंतर दिया गया है, कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। अब इनके वर्गों का अंतर यानी x का वर्ग माइनस y का वर्ग कितना दिया गया है? 144। अब हम जानते हैं कि x का वर्ग माइनस y का वर्ग, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? x माइनस y और x प्लस y, यानी एक ब्रैकेट में x माइनस y, एक ब्रैकेट में x प्लस y, बीच में गुणा। ये जो है अलजेब्रा का थोड़ा सा ही शुद्ध फार्मूला है। एक इसके बराबर 144 के। अब जब इसमें हम x माइनस y का यहाँ मान रख देंगे, x माइनस y का मान यहाँ पे रख दिया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और जब 8 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 8 x प्लस y बराबर 144। अब अगर हम 8 से दोनों पक्ष में भाग देंगे तो x प्लस वाई का मान मिल जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई बराबर, जब इसमें 8 से भाग दिया जाएगा तो 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। अब 18 आ जाएगा, हमें पता है x माइनस वाई बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर 18। अगर हम x की मान निकालें, x का मान कैसे निकालते हैं देखिए ध्यान से। अब x का जब मान निकालना होगा तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 18 और 10 8, 18 और 8 जब जोड़ेंगे तो 26, x बराबर हो जाएगा 18 प्लस 8 बटे 2। 18 और 8 26, 26 का बटा 2 बराबर 13। x का मान आ गया 13। इसी प्रकार जब y का मान निकाला जाएगा तो y का मान निकालने के लिए इसका अंतर लेंगे, 18 और 8 का अंतर, और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो y का मान आ जाएगा 18 में से 8 गया 10, 10 का बटा 2, 10 में जब 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि संख्या 10 की घात n माइनस 1, जहाँ n क्या है? एक धन पूर्णांक है, कि अंकों का योगफल 1791 हो तो n का मान है। अब कह रहा है कि 10 की घात n माइनस 1, 10 की घात n माइनस 1, अगर हम n बराबर 1 ले, धन पूर्णांक है तो n बराबर 1 से लेकर आगे ऐसे बढ़ेंगे। यदि n बराबर 1 लिया जाए, n बराबर 1, तो 10 माइनस 1, 10 की घात 1 हो जाएगी, 10 माइनस 1 क्या आएगा? 9 आएगा। अगर अब n बराबर 2 लिया जाए, n बराबर 2, तो 10 की घात 2 माइनस 1, 10 की घात 2 का मतलब 10 का गुणा 10 में 10, 100, 100 में से 1 गया 99। इसी प्रकार अगर n बराबर 3 लिया जाए, n बराबर 3, तो 10 की घात 3 माइनस n 1,
तो 10 की घात 3 का मतलब 1000। 1000 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 999। अगर n बराबर n लिया जाएगा, n बराबर n लिया जाएगा तो 10 की घात n -1, ऐसे 9 9 9 9। देखा जाए जितने बार n लिया जा रहा है उतनी बार 9 आ रहा है। n बराबर 1 लिया जा रहा है तो n 1 बार आ रहा है, n बराबर 2 लिया जा रहा है तो n 2 बार आ रहा है। इसी प्रकार n बराबर 3 लिया जा रहा है तो n 9 3 बार आ रहा है। जब n बराबर 9 n लिया जाएगा तो 9 कितनी बार आएगा, ऐसे डॉट 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 n बार आएगा, n बार। अब कह रहा है कि इसके अंकों का योग, यानी इसके अंकों का योग फल हमें दिया गया, कितना दिया गया है, 1791। अब इसके अंकों का योगफल हमें दिया गया, कितना दिया गया, 1791। तो अंकों को जोड़ लीजिए, यानी 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 डॉट डॉट ऐसे कितनी बार, n बार। और यह किसके बराबर है, यह बराबर है 1791 के। अब जब किसी का जितनी बार जोड़ होता है उसी में उसका गुणा हो जाता है, यानी कहने का मतलब 9 का 3 बार, जैसे अगर दिया जाए 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 9 18, 18 9 27। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 9 9 18, 18 9 27। इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 3 यानी 9 त्रिक 9 का 3 में गुणा होगा 27। इसी प्रकार इसमें हम जो है इसको लिख सकते हैं 9n बराबर 1791, यानी 9 n बार जा रहा है, 9 n बार जा रहा है तो 9 गुणे n, तो n बराबर क्या होगा, 1791/9। तो 9 से भाग दे दीजिए, n का मान निकल आएगा, कितना आएगा, 9 एक बार जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 8, 89 हुआ। फिर 9 से जब भाग देंगे तो 9 बार 9 9 81, फिर 8 बचेगा और 8 1 81 हुआ। फिर 9 बार भाग देंगे तो 9 9 81, यानी n का मान कितना आ गया, 191। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के कितने जोड़े PQ हो सकते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यानी इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब अगर इस समीकरण की बात करें तो p² + 72 = q²। अब अगर हम इस p² को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो q² - p² बराबर 72। अब इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में q - p और एक ब्रैकेट में q + p, एक ब्रैकेट में q - p और एक ब्रैकेट में q + p बराबर 72। अब कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक, यानी ये सभी धनात्मक पूर्णांक, अगर हम बात करें इसकी x + y बराबर ये दिया हो और x - y बराबर b, तो अब कहे कि x और y दोनों क्या है, पूर्णांक होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। x y दोनों धनात्मक पूर्णांक तभी होंगे जब ये भी एक विषम हो, यानी a भी एक विषम हो और b भी एक विषम हो, या फिर a क्या हो, a भी एक सम हो और b भी एक सम हो, तब जाकर x का क्या मान आएगा, एक धनात्मक पूर्णांक। क्योंकि x बराबर होता है, जब इनको सरल किया जाएगा, x बराबर a + b/2, यानी जब एक विषम होगा तो विषम में विषम जोड़ेंगे तो एक सम प्राप्त होगा, जब सम प्राप्त होगा तो 2 से भाग देने पर एक पूर्णांक प्राप्त होगा। और इसी प्रकार y बराबर आता है a - b/2, यानी जब विषम का विषम के साथ अंतर लेंगे तो कहने का मतलब एक सम प्राप्त होगा, सम में जब 2 से भाग दिया जाएगा तो एक पूर्णांक प्राप्त होगा। जब पूर्णांक प्राप्त होगा तो अगर एक सम और एक विषम लेंगे तो एक सम और एक विषम तो जोड़कर विषम ही प्राप्त होगा। अगर एक सम लिया जाए एक विषम तो जोड़ने के बाद विषम ही प्राप्त होगा। जब विषम प्राप्त होगा तो 2 से भाग देने के बाद दशमलव में प्राप्त होगा। तो हमें लेकिन पूर्णांक लेना, तो केस वह केस हटाना होगा जिसमें
एक सम हो एक विषम। चलिए अब इस पर आते हैं। कह रहा कि q माइनस पी और q प्लस पी इन दोनों का गुणा करने के बाद क्या हो, 72 प्राप्त हो। 72 प्राप्त हो तो q माइनस पी क्या है, q प्लस पी से छोटा होना चाहिए, क्योंकि दोनों का अंतर लेने पर एक छोटी संख्या प्राप्त होगी और दोनों का जोड़ करने पर एक बड़ी संख्या प्राप्त होगी और गुणा करने पर क्या होना चाहिए, 72। तो अगर हम इसका मान 1 रखें, 1 और तो एक कौन सा होगा, 72, क्योंकि जब 1 का गुणा में 72 करेंगे तो क्या आएगा, 72 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 2 ले तो इसको क्या लेना पड़ेगा, 36। अगर इसको 3 ले तो इसको क्या लेना पड़ेगा, 24। अगर इसको हम 4 लें तो इसको क्या लेना पड़ेगा, 18। इसी प्रकार अगर हम इसको 6 लें तो इसको क्या लेना पड़ेगा, 12। अब ऐसा और कोई केस तो नहीं बनता है सर, 1 2 और अगला फिर वही रिपीट होने लगेगा कि फिर 12 लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 6। तो ये लेकिन अधिक होना चाहिए, जब ये अधिक होना चाहिए, इसको कम होना चाहिए, तो इतने ही केस बनेंगे। अब उन केस को हटाना पड़ेगा हमें, कहने का मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, यानी हमें या तो दोनों सम होना चाहिए या तो दोनों विषम, या अगर एक सम और एक विषम मिल रहा तो उस केस को हटाना पड़ेगा। एक इसमें क्या है, एक विषम है और 72 क्या है, सम है, तो इस केस को हटाना पड़ेगा। और 2 और 36 दोनों क्या है, सम है। जब दोनों सम है तो ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार 3 और 24 क्या है, एक ये विषम है एक सम है, तो एक इसको भी हटाना पड़ेगा। और 4 18 4 भी सम है 18 भी सम है, दोनों जब सम है तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। 6 क्या है, 6 एक सम है और 12 भी एक सम है, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी इसके कितने केस प्राप्त हुए, 3 केस प्राप्त हुए। यानी पी और की के कितने जोड़े बन सकते हैं, 3 जोड़े बन सकते। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी वाला, इसके 3 जोड़े बन सकते। ये चीज़ आपको समझना होगा, कहने का मतलब जब दो विषम को आपस में जोड़ा जाएगा तो एक सम प्राप्त होगा, जब सम प्राप्त होगा तभी 2 से भाग देने पर एक पूर्णांक प्राप्त होगा, या उनका अंतर लेने पर एक सम प्राप्त होता है और जब 2 से भाग दिया जाएगा तब जाकर एक पूर्णांक प्राप्त होगा। अगर दोनों विषम यानी एक सम ले लिया जाए और एक विषम ले लिया जाए, जब एक सम लिया जाए एक विषम ले लिया जाए तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, एक विषम ही प्राप्त होता है, एक विषम संख्या प्राप्त होगी। अब जब इसमें 2 से हम भाग देंगे, तो क्या आएगा, ये पूर्णांक नहीं आएगा, ये दशमलव में आएगा। तो एक केस हटाना होगा जहाँ पे क्या है, सम विषम दोनों है, जहाँ पे सम विषम दोनों, उस केस को हटाना पड़ेगा। जैसे 1 72 को हटाना पड़ा, 3 और 24 को हटाना पड़ा। बाकी जिसमें सम है, दोनों सम हो या दोनों विषम हो, वो केस आपको एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। तो इसमें कितने जोड़े प्राप्त हुए पी और क्यू के, 3 जोड़े, 1 2 और 36, 1 4 और 18, 1 6 और 12। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 290 है। उन संख्याओं का योगफल क्या है, यानी जो विषम संख्या है उनके वर्गों का योगफल दिया गया है और पूछ रहा उन संख्याओं का योगफल क्या है। तो अगर हम बात करें, देखें 290 ये लगभग मान लेते हैं 300 है, 300 के नियर एबर 300 के करीब। अगर 300 में हम 2 संख्या है, अब 2 से भाग देंगे, 200 भाग देंगे तो कितना आएगा, 150, यानी 150। अब एक संख्या जो होगी वह 150 से अधिक होगी, 150 से अधिक होगी और एक जो है 150 से छोटी होगी। दिया गया है कि इनका योगफल क्या है, वर्गों का योगफल। तो अगर विषम संख्या है, विषम संख्या 150 के करीब सबसे छोटी 150 के करीब की विषम संख्या कौन है, तो अगर देखा जाए तो 121, 144 जो है वो 12 है, 12 क्या है, एक सम संख्या है। 121 क्या है, 11 का है, तो 11 एक विषम संख्या है। अब 150 से अधिक में जाएंगे तो 150 में अधिक में कौन आएगा, 169। 169 कितने का है, 13 का है, ये 13 का है।
जब ये 13 का है तो अब पूछ रहा है ये जो है 11 का वर्ग है और ये 13 का वर्ग है। अब पूछ रहा है कि इन संख्याओं का योगफल। अब अगर इनको जोड़ा जाए 121 और 169 को तो 290 प्राप्त हो रहे हैं, 290 प्राप्त हो रहे हैं। और 11 भी एक विषम संख्या है, 13 भी विषम संख्या है। अब कह रहा उन संख्याओं का योगफल क्या है, तो योगफल क्या है 11 और 13 जोड़ दीजिए, 11 13 कितना आ जा रहा है 24। यानी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि उसको 2 से डिवाइड करिए, यानी 2 भागों में बांटिए। तो दो भागों में बांटने के बाद क्या आएगा, ये 150 आया लगभग, इसको जब बांटा जाएगा तो 145 आएगा। तो कहने मतलब ये 150 आया। अब एक जो है 150 से छोटी होगी और एक क्या होगी उससे बड़ी होगी, क्योंकि इसको जब 2 भागों में बांटा जाएगा तो उसमें क्या होगा कि एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। अब ये हम देखेंगे कि विषम कह रहा, तो विषम के लिए हमें विषम पर जाना पड़ेगा। विषम 11 का वर्ग इसके करीब होता है 150 के, 121, 12 नहीं लेंगे क्योंकि 12 एक सम संख्या है। अब 13 150 से 13 का वर्ग 150 से अधिक है, तो दोनों संख्याएं क्या हो गई 11 और 13। अब पूछा इन्हीं का योगफल, इन्हीं का योगफल क्या हो जाएगा 11 13 24। कौन सा ऑप्शन इसमें हुआ, सी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि कह रहा है कि यदि 3 लगातार विषम संख्या तथा 3 लगातार सम संख्याओं का एक साथ योगफल 231 हो तो सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है, ये दिया गया कि 3 लगातार विषम संख्या और 3 लगातार सम संख्या का योगफल 231 है, एक साथ योगफल। और पूछ रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए अगर जो क्वेश्चन अगर बात करें सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योगफल की, वो क्या होता है कि 200 जो दिया है, यानी जो इनका एक साथ में योगफल दिया गया है उनका योगफल 231 और प्लस 12 बटे कितना 3। कहने का मतलब ये 12 कहाँ से आया, 12 ये आया इनके बीच का, कहने मतलब 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है। जैसे विषम संख्या है, विषम संख्या कोई भी ले लीजिए, जैसे 3 ले लीजिए और 5, इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच के अंतर आ गया 2। इसी प्रकार 3 है तो 3 का अंतर हो गया 6। अब 3 संख्या है, तीनों का अंतर हो गया 6। और 3 लगातार सम संख्या उनके बीच का बीच का अंतर आता है 2। जैसे 2 और 4 है, इनके बीच का अंतर कितना आता है 2 का आता है। तो 6 3 ये भी है तो 6 इनका भी अंतर आ गया, तो 6 टोटल 12। तो इनके बीच का जो अंतर है ये 12, इन्हीं को जोड़ दीजिए, यानी एक साथ का योगफल प्लस 12 और 3 से भाग दे दीजिए, तो उसका जो है आंसर निकल जाएगा सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योगफल का। तो 2 1 3 और इसको जोड़ा जाए तो कितना हो जाए 31 12 43, 243। जब 243 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 81। 243 में जब 3 से भाग दिया जाएगा तो 81। तो इसमें कौन सा हो गया सही, इस डी पार्ट वाला। अगर बात किया जाए कि ये बड़ी ना लिखकर छोटी कर दिया जाए, सबसे छोटी विषम संख्या यहाँ पे लिख दिया जाए सबसे छोटी विषम संख्या, और यहाँ पे लिख दिया जाए सबसे छोटी सम संख्या का योग कितना है, सबसे छोटी सम संख्या का योग। तो उसके लिए क्या करना होगा, केवल आपको यहाँ पर अगर छोटी की बात करें केवल आपको यहाँ पर माइनस कर देना, प्लस की जगह माइनस कर देना, तब इसका आंसर कितना आएगा। चलिए दूसरी जगह लिख दे रहे हैं, इसके प्लस की जगह केवल माइनस करना होगा। जैसे ये कह रहा जब छोटी होगी, छोटी वाली की बात के लिए उनका योग कितना है, तब यहाँ पे केवल प्लस की जगह माइनस करना होगा। तो इसके लिए आपको प्लस की जगह केवल माइनस करना होगा, 231 माइनस 12 बटे 3। तो 31 में से 231 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 219। अब इसी में 3 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 773 आएगा। तो छोटी संख्या के लिए केवल माइनस करना है
और बड़ी संख्या जब पूछे तो उसके लिए प्लस करना है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, यक्स के उन सभी मानों का योगफल क्या है जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन है 1, -1, 0 और 2। अगर हल कर लिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।